Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to my channel. I am Aslan and today's lecture is the continuation of the Beria's CBT test guidelines. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो काम करने हैं। एक तो हम लोगों ने फिजिक्स का जो पेपर है, जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं या पास पेपर हैं, तो हम वो सॉल्व करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। सेकेंडली मैं आपको ये बताता चलूँ कि कल के लेक्चर के बाद मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि बेरिया का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। सो हियर इज अ स्नैप फ्रॉम देयर ऑफिशियल एडमिशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो कि पीडीएफ फॉर्म में बेरिया की वेबसाइट के ऊपर लोडेड है। तो इसके अंदर वो क्लियरली मेंशन करेंगे दैट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एमसीक्यू शैल बी 50% माइट बी वेरी इजी, 30% मे बी अ बिट मॉडरेट एंड 20% माइट बी अ बिट डिफिकल्ट। सो इन माय ओपिनियन बेरिया का जो इंटरेस्ट होता है एज कम्पेयर टू हमारा नास्ट का टेस्ट है या जीआई के आई का टेस्ट है या हमारा एनईडी का टेस्ट है, तो उससे बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ई कैट का टेस्ट से काफ़ी ज़्यादा ईजियर होता है। सो परेशान होने की इसमें बात नहीं है। द टेस्ट विल हैव 50% of at least very easy MCQs. Now let's move on to the main lecture in which I'll be solving MCQs of physics related or relevant to the Beria's entrance test. Basic level की होती है। So without wasting any time, let's jump to the lecture. A man is carrying a bucket of water while at a constant speed in a straight line on a flat surface. Which of the following statement is true regarding the work done by the on the bucket by the man? So पहले क्वेश्चन के अंदर बड़ा ही आपसे आसान क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक बंदा है जिसने एक बकेट को उठाया हुआ है, ठीक है, एक बकेट उसके हाथ के अंदर है, एक बकेट है दैट इज फिल्ड विद वाटर और वो उसके हाथ के अंदर है और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो ये बताओ कि उसके ऊपर वर्क डन क्या होगा। अच्छा बच्चों देखो, वर्क डन जो होता है ना, दैट इज गिवन बाय एफ डी कॉज ऑफ थीटा, where theta is the angle between the force and the displacement covered by the body या distance covered by the body. So चूंकि जो force है it is acting upward और and the man is moving the straight line, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है that is 90 डिग्री। सो हमें पता है cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इस केस में अगर एक बंदा है जिसने कोई चीज़ अपने हाथ में उठाई भी और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें पता है cos 90 जीरो होता है, तो वर्क डन वहाँ पे जीरो होगा। सो the man does no work on the bucket because the force is exerted on the perpendicular on the direction of the motion. So the right choice is option number C. ठीक है जी। Which of the following quantities is a vector quantity? आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी quantity इनके अंदर से vector quantity है। Speed, yes, no, speed is not a vector quantity. It is a scalar quantity. Mass, जी सोच के बताइएगा कि mass is a vector quantity or not. ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी टेम्परेचर। सो टेम्परेचर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो द राइट आंसर हेयर इज वेलोसिटी। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी इज डायरेक्टेड। सो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू थिंग्स, देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज देयर डायरेक्शन। सो द राइट चॉइस हेयर इज ऑप्शन डी विच इज वेलोसिटी। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो मीडियोकर टू इजी होगा। तो पूछा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ क्या है अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, आप सबको पता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी या डायरेक्टेड होती है, ठीक है। फोर्स भी हमारे पास डायरेक्टेड होती है, फोर्स हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो द राइट ऑप्शन हेयर इज speed is a scalar quantity, right? So moving on to question number 5. An object is moving in a circle at a constant speed. What type of acceleration does it experience? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा इजी है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के ऊपर एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। एक बॉडी है जो कि एक सर्कुलर पाथ के अंदर आपके पास कह रहा है कि मूव कर रही है। आपने ये बताना है कि उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, ठीक है। सो द बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल एक्सपीरियंसेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है वो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है एम वी स्केयर आर होती है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो वी स्केयर बाय आर होती है, ठीक है। सो इट्स द फोर्स व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कीप द बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्डन व्हेन अ फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्डन तो होता ही तब है कि जब आप फोर्स लगाते हो एक ऑब्जेक्ट पे और वो it covers some distance in the direction of the force, so work done is force into distance. So option A here is the right choice.
So ball is thrown vertically upwards. Next question में पूछ रहा है, ball is thrown vertically upwards at the highest point. The ball has maximum kinetic energy, maximum potential energy, zero potential energy, minimum potential energy. तो जब आप एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे और इस पॉइंट के ऊपर आके, लेट से इस पॉइंट के ऊपर आके वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करती है और यहाँ पे आके वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वो स्टॉप हो जाती है तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, और क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर आपकी हाइट मैक्सिमम है, दैट्स वाई यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट इज मैक्सिमम, ठीक है। बिकॉज द हाइट इज मैक्सिमम, मास सेम रहेगा, ग्रेविटी भी सेम रहेगी थ्रू आउट। एज जो है वो चूंकि मैक्सिमम हो जाता है तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, एट दिस पॉइंट द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में एग्जामिनर आपसे पूछा था मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने बताया कि मीडियोकर टू इजी होता है, तो कुछ क्वेश्चन मैंने इजी डाले हैं या इजी क्वेश्चन आते रहे हैं जो मैंने लास्ट ईयर में हमारे स्टूडेंट से फिर होते रहे, उनसे पूछे थे कि क्या क्वेश्चन आए थे, तो वो क्वेश्चन डाले हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आते रहे। तो कुछ क्वेश्चन वो वेरी इजी और सम ऑफ देम हैड अ मीडियोकर टू इजी डिफिकल्टी लेवल। Okay जी, moving on to question number 9. Which of the following principle explains the buoyant force on an object submerged in a fluid? आपसे ये पूछ रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि किसी फ्लूइड में या वाटर के अंदर, लेट से यहाँ पे फ्लूइड हम वाटर ले लेते हैं, सबमर्ज हुआ हुआ है, तो बताओ कि जो उसके ऊपर नीचे से बॉयंट फोर्स लग रही है वो किस प्रिंसिपल के तहत लगती है। तो यस यू आर राइट, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल जो है इज द करेक्ट चॉइस है। सो ऑप्शन सी, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है। और बॉडी एक फ्लोट ही तब करते हैं जब उसकी बॉयंट फोर्स और उसका वेट जो है वो इक्वल हो जाते हैं, दोनों दूसरे के फट को कैंसिल करते हैं, बॉडी यहाँ पे फ्लोट करती है। अदरवाइज अगर आपका वेट ज़्यादा हो और आपकी वेट अगर आपका ज़्यादा हो और आपकी बॉयंट फोर्स जो है वो आपकी कम हो, तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे सिंक करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा कि ना परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन व्हिच क्वांटिटी इज कंजर्व्ड, राइट। तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वो ये कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर का जो कोलिजन है, बिफोर और आफ्टर का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो कंजर्व रहता है। सो आपका यहाँ पे राइट चॉइस जो है वो ऑप्शन बी है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अच्छा थोड़ा सा बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होते हैं कि जिनके अंदर मीडियम और जो डायरेक्शन ऑफ वेव्स होती है, ठीक है, तो प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होती है, दे आर पैरेलल, ठीक है। ऐसी वेव्स को आप जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हो और साथ ही साथ आप इनको कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हो। और ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं कि जिसमें मीडियम जो होता है वो प्रोपोगेट करता है ना डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है, वो मीडियम के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट करता है। सो लाइट वेव तो प्योरली ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है, ये वाली ट्रांसवर्स हैं, मैंने आपको बता दिया जिसमें परपेंडिकुलर। सो लाइट वेव तो ट्रांसवर्स होती हैं। आपके पास वाटर वेव और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यहाँ पे जो आपकी साउंड वेव्स हैं दैट द राइट आंसर, कि वो टोटली जो है वो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल की टाइप है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी क्वेश्चन है। वहाँ पे पूछ रहा है आपसे द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज मेजर्ड इन, फ्रीक्वेंसी को यूनिट पूछ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इजी, व्हाट इज द लाइट ऑफ द स्पीड इन अ वैक्यूम। द लाइट ऑफ द स्पीड इन अ वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर 14 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि when लाइट passes फ्रॉम एयर इनटू ग्लास what happens to it, ठीक है जी। whether it speeds up and bends away from the normal, it slows down and bends towards the normal, speeds up and bends towards the normal, option D slows down and bends away from the normal. So remember glass is a denser medium, अगर मैं ग्लास की बात करता हूँ तो इट्स अ डेंसर मीडियम, ठीक है, और एयर इज अ रेयर मीडियम, यानी उसमें पार्टिकल्स दे हैव मोर डिस्टेंस बिटवीन देम। सो जब आपकी लाइट एंटर करेगी फ्रॉम एयर इनटू ग्लास तो ऑप्शन बी द राइट चॉइस। एक तो वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है, लाइट स्लो डाउन हो जाएगी एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो जो आपकी नॉर्मल है उससे ये बेंड अवे करेगी, सो इट विल ट्राई टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो option B is the right choice. So what is next question, the examiner asking what is the phenomena where waves bend around obstacles। अच्छा, bending of waves around the corners जो है ना वो तो डायफ्रैक्शन है, ठीक है, दैट फिनोमेना इज नोन एज डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का हमें पता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि वेव आती है एक मीडियम पे फॉल करती है और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है टू द सेम मीडियम। रिफ्लेक्शन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी फिनोमेना था कि वेव इंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अपने नॉर्मल के साथ वो अपना बेंड अवे हो सकती है, टूवर्ड्स भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस से किस मीडियम के अंदर जा रही है,
और अपनी स्पीड को भी चेंज करती है। स्पीड चेंज इज एसेंशियल है, ठीक है। सो वो फिनोमेना रिफ्रैक्शन होता है। और डायफ्रैक्शन मैंने बता दिया कि बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स, जब वेव जो है वो किसी स्लिट के अंदर से लेट से पास होती हैं और अपने कॉर्नर पर से बेंड होती हैं, तो दिस फिनोमेना इज नोन एज डायफ्रैक्शन। डिस्पर्शन क्या है? लाइट की स्कैटरिंग या लाइट्स का डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना, वो डिस्पर्शन है। साथ ही मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। विच टाइप्स ऑफ लाइट लेंस कन्वर्जेस लाइट, तो कन्वेक्स लेंस जो है वो क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है ऑन ऑन टू वन पॉइंट। सो कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। क्वेश्चन नंबर 17 में वो आपसे पूछ रहा है कि द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज रियल अपराइट एंड एनलार्ज। ऑप्शन बी में क्या है? वर्चुअल इन्वर्टेड एंड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल अपराइट एंड सेम साइज। तो बच्चों याद रखना है आपने कि जब भी इमेज एक प्लेन मिरर के ऊपर फॉर्म होगा तो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है यानी अपराइट होता है, ठीक है, अपराइट पोजीशन में होता है और उसका साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18, द एग्जामिनर इज आस्किंग यू कि विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अच्छा बेटा आपने याद रखना है कि रेड कलर जो है इसकी जो वेवलेंथ है ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ है दैट इज ऑफ रेड कलर। और एक और रिलेशनशिप वैसे मैं आपको बताता चलूँ जो कि आपको पेपर में हेल्प आउट कर सकता है फिजिक्स के अंदर के, फ्रीक्वेंसी और जो वेव लेंथ है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो वेव लेंथ जो है वो आपकी कम हो जाएगी, और अगर आप वेव लेंथ को इंक्रीज करोगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डबल्स व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ अज्यूमिंग द स्पीड इज कांस्टेंट। अच्छा ये रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो हमने क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर देना है। तो लेट्स से v रिमेन सेम, द फ्रीक्वेंसी चेंज इनटू 2f लैम्डा, सो द न्यू वेवलेंथ लैम्डा डैश वुड बी v बाय 2f, ठीक है। और जो प्रीवियस वेवलेंथ थी मेरे पास वो थी v बाय f। सो बेसिकली जब आप फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल जो वेवलेंथ v बाय f थी वो 2 से डिवाइड हो रही है, सो इट बिकम्स हाफ, ठीक है। सो इट हाफ्स व्हेन एवर यू विल बी डबलिंग द फ्रीक्वेंसी। So the next question is what is the unit of the wavelength? Very easy question. Unit of wavelength is hertz. अच्छा मीटर जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है, मैं वैसे बता देता हूँ ताकि याद होगा, ये तो खैर सबको पता होगा। डिस्टेंस टाइम का और जूल जो है वर्डन का यूनिट है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच प्रोसेस इन्वॉल्व द हीट ट्रांसफर ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। ऑप्शन ए कंडक्शन, बी रेडिएशन, कन्वेक्शन और रिफ्लेक्शन। अच्छा बच्चों एक चीज आप लोगों ने याद रखने की, जो कंडक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है, दिस इज द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द कांटेक्ट ऑफ द पार्टिकल्स, यानी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इन टच होता है, इन कांटेक्ट होता है, तो वो हीट को जो है वो ट्रांसफर करता है। रेडिएशन के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है। कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंदर पूरे के पूरे जो फ्लूइड के आप ये कह सकते हो कि जो उसके एटम्स हैं या जो उसके पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, फ्रॉम वार्मर प्लेस टू द कूलर प्लेस, ठीक है। सो फ्रॉम वार्मर प्लेस टू कूलर प्लेस दे मूव फ्रॉम अ रीजन of higher temperature to a region of lower temperature. So they move from a warmer region to a colder region. So convection is a process which involves the heat transfer of the movement of involves heat transfer by the movement of fluids, ठीक है। और रिफ्लेक्शन का आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जब एक सरफेस से टकराए और वापस चला जाए उसी मीडियम के अंदर, तो ये चीज़ रिफ्लेक्शन कहलाती है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन इज in question number 22 the examiner is asking what is the temperature at absolute zero in Kelvin. So absolute zero temperature जो आप जीरो केल्विन को कहते हो, हमें वैसे पता है ना कि डिग्री सेल्सियस में 273 आप ऐड करते हो तो आप केल्विन के अंदर चले जाते हो। तो जीरो केल्विन कब होगा? जब आपका -273 डिग्री सेल्सियस हो तो केल्विन जो है वो आपका जीरो बन जाएगा। सो जीरो केल्विन जो टेम्परेचर है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, कहता है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज। अच्छा ये डिफरेंस मैं तुम लोगों को यहीं पे बता देता हूँ। देखो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और हीट कैपेसिटी है उनके बीच में डिफरेंस है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर आपका जो मास है, ठीक है, वो 1 ग्राम के ऊपर फिक्स होता है। यानी इफ यू हैव 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, 1 पर ग्राम जो है वो आप पर डिग्री केल्विन के अंदर जो चेंज लेकर आओगे से चेंज लेके आओगे, यानी अगर आपने 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है आपके पास और उसके टेम्परेचर के अंदर आप 1 डिग्री केल्विन का चेंज इंक्रीज लेके आते हो, राइज लेके आते हो, तो ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी अगर सिंपल हीट कैपेसिटी है तो एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर आपका मास जो है वो 1 ग्राम या 1 केजी नहीं होता, यानी 1 यूनिट नहीं होता, वो मोर देन दिस हो सकता है। और उसमें ओवरऑल बस आप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर का चेंज लेके आ रहे हो, तो मास आपका 1 ग्राम के ऊपर फिक्स नहीं होता। बहरहाल इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपसे पूछा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आपके पास 1 ग्राम ऑफ
सब्सटेंस के अगर आप 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर चेंज लेके आओगे तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमें पता है कंडक्टर्स जो है वो हीट के मेटल जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो वुड तो एक इंसुलेटर है, रबर भी इंसुलेटर है, कॉपर इज अ मेटल, सो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। So moving on to question number 25, which phase change involve the substance going from a gas to a liquid। एक चीज गैस है, गैस से वो लिक्विड में जा रही है, इस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन का नाम देते हो, ठीक है ना। जब चीजें गैस से लिक्विड बन जाएं, कूल डाउन कूलिंग इफेक्ट से, इसको आप कंडेंसेशन कहते हो। इवेपोरेशन में हमें बताया कि चीजें लिक्विड से वेपर्स यानी गैसियस स्टेट के अंदर जा रही होती हैं। मेल्टिंग हमें बताया कि सॉलिड जो है दे आर चेंज इनटू लिक्विड्स, और फ्रीजिंग का हमें बताया कि लिक्विड्स आर चेंज इनटू सॉलिड्स। तो लिक्विड से चीजें जो हैं वो सॉलिड्स में जा रही होती हैं। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, इन विच प्रोसेस डज अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। वेरी इजी, ऊपर बता चुका हूँ, मेल्टिंग, ठीक है। आपका एक लिक्विड जो है वो सॉरी, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, सो नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर आपसे पूछा है कि इन विच प्रोसेस डज अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। आपने लिक्विड को सॉलिड में लेके जाना है, बता चुका हूं पहले भी, फ्रीजिंग होती है जब, तो लिक्विड्स आर चेंज इनटू सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 27, द एग्जामिनर इज आस्किंग व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड चेंजेस फ्रॉम, व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट अंडरगोज, ठीक है। सब्सटेंस जो है आप सॉलिड से लिक्विड में लेके जा रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप जो है वो मेल्टिंग का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें चीजें आपकी मेल्ट करती हैं, राइट। सो मेल्टिंग है। अच्छा, सब्लिमेशन का बताता चलूं, देर आर सम सॉलिड्स, ठीक है, जिनको जब आप हीट करते हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट दे डायरेक्टली गो इनटू द गैसियस स्टेट। तो इस प्रोसेस को आप जो सब्लिमेशन कहते हो, ये भी याद रखना, अगर पेपर में आ जाए तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया है कि सॉलिड से कुछ चीज़ें डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चली जाती हैं अपॉन वेपराइजिंग, अपॉन हीटिंग। इस प्रोसेस को आप जो है वो सब्लिमेशन का नाम जो है वो देते हो। तो मैंने सब्लिमेशन वैसे आपको समझा दिया। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, विच आर द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी भी बताया मैंने आपको पहले भी कि यूनिट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज जाउल, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दे आर इंटरचेंजेबल क्वांटिटीज। वर्क का यूनिट जाउल है तो एनर्जी का यूनिट भी जाउल ही होगा हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ, मैं वैसे बता देता हूँ कि दिस इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इट्स द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, या पावर का यूनिट है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल पावर भी हो सकती है। पास्कल यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड न्यूटन वी ऑल नो इज द यूनिट ऑफ फोर्स, राइट। सो मैंने वैसे आपको बता दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन मेटल्स। देखो हीट जो ट्रांसफर होती है कंडक्टर्स के अंदर, क्योंकि मेटल्स कंडक्टर्स हैं, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, दे आर टाइटली पैक्ड टू वन अनदर। जब एक एंड पे हीट आपको मिलेगी तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी हीट एनर्जी पीछे ट्रांसफर करते रहेंगे, उससे पीछे ट्रांसफर करेंगे और उससे पीछे चला जाएगा। ये प्रोसेस जो है वो कंडक्शन कहलाता है। मेटल्स के अंदर हीट जो है इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन जो है वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर तो 1 ग्राम या 1 ग्राम के ऊपर फिक्स हो जाता है मैस, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता था। लेकिन जो मैं यहाँ पे मैस फिक्स नहीं है, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन का जब भी चेंज आएगा तो हीट कैपेसिटी कहलाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं कहलाएगा। फिर बता रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो तब कहलाएगा जब 1 ग्राम के ऊपर आपका मैस फिक्स हुआ होगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31, which of the following is the unit of electric current? Very easy, ampere is the unit of electric current, so this is the unit of electric current. Volt is the unit of voltage, ये भी बताता चलूँ ताकि पेपर के लिए आपके लिए इजी हो जाएगा। ohms is the unit of resistance, ठीक है, ये resistance का यूनिट है। and watt the unit of power, ये मैंने आपको पहले बता दिया। by which formula the ohms law is given। अच्छा, ohms law की बड़ी इजी स्टेटमेंट है। ohms law ये कहता है कि वोल्टेज एंड करंट आर प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, प्रोवाइडेड कि आपका टेम्परेचर चेंज ना हो और आपके कंडक्टर की फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज ना हो। और इसके जो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी होता है वो आपका रेजिस्टेंस आर होता है। सो वी इज इक्वल टू आई आर इज द राइट चॉइस हेयर, क्योंकि ओम्स लॉ है वी इज इक्वल टू आई आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज, एंड दिस इज वी, एंड दिस वी नो द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ये भी बता दिया ताकि अगर किसी क्वेश्चन में है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। What is the charge of electron? Very easy question. The charge of an electron is always negative. That is equal to a proton. The value of the charge, the magnitude of the charge is equal to that of a proton. But to
का जो साइन होता है प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव चार्ज होता है। सो -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल जो है इसका आंसर है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज डबल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन द सेम। अच्छा बच्चों एक बात याद रखना, जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है। मेरे पास कॉपर है, आपके पास अगर कोई और मटेरियल है और दोनों के पास सेम है तो सेम एरिया की वायर है। रेजिस्टेंस में अगर डिफरेंस है, चेंज है वैल्यू उसकी, तो वो रेजिस्टिविटी की वजह से, क्योंकि ये मटेरियल अब नेचर ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, नेचर ऑफ द मटेरियल की वजह से रेजिस्टिविटी चेंज होती है। लेंथ ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी लेंथ ज्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, और अगर आपका एरिया ज्यादा होगा तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। तो अगर आप एरिया ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर आप लेंथ को ज्यादा करोगे कंडक्टर की तो आपकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आप लेंथ को डबल करोगे, ठीक है, सो दैट द लेंथ इज डबल, योर रेजिस्टेंस विल आल्सो बी डबल, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में जब यहाँ पे L की जगह पे 2L आ जाएगा, सो दिस विल बिकम R इक्वल टू 2 रो L बाय A। सो व्हाट विल हैपन इज कि आपकी जो नई रेजिस्टेंस आएगी दैट इज द डबल ऑफ द ओल्डर या ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो कि ये है R इक्वल टू रो L बाय A। तो इससे ये डबल होगा। तो जब भाई आप लेंथ को डबल करोगे तो याद रखना कि आपकी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, जब आप एरिया को डबल करोगे तो आपकी रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, ये बात याद रखना। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज। अच्छा देखो, जब भी आप किसी डिवाइस को पैरेलल में लगाते हो तो क्या होता है कि जो उनकी रेजिस्टेंस की जो वोल्टेजेस हैं वो सेम रहती हैं, वोल्टेज उनकी सेम रहती है, करंट जो है वो इनका डिवाइड होता है, और इसके केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन प्लस 1 बाय Rn आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो होता क्या है कि क्योंकि रेसिप्रोकेट होकर ऐड हो रहे होते हैं, सो द ओवरऑल आंसर ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज लेस देन इवन द वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। और सीरीज के अंदर सिंपली रेजिस्टेंसेस ऐड होती हैं, वो भी मैंने आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर अगर आपने सीरीज में लगाया हुआ तो रेजिस्टेंसेस विल सिंपली बी एडेड अप। तो बड़ा बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में एग्जामिनर आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ गुड इंसुलेटर। सो वी नो दैट रबर इज वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर, दैट इज वाई हम जो अपनी वायरिंग होती है उसको रैप अप करते हैं रबर, या रबर हैंडल्स होते हैं हमारे पास, डिफरेंट जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, उनके इसी वजह से ताकि उनमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना हो। सो इट्स अ वेरी वेरी बैड कंडक्टर एंड इंसुलेटर द रबर इज, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। देखो याद रखना, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर सकता है करंट को, मेजर नहीं करता। इसी के अंदर आप स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हो तो एम मीटर बन जाता है, और एम मीटर करंट को मेजर करता है। और अगेन जब गैल्वेनोमीटर में आप मॉडिफिकेशन करते हो तो वोल्ट मीटर बन जाता है, तो वो वोल्टेज मेजर करता है। ओम मीटर नाम से पता चला, रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करता है ओम मीटर आपका। सो ओम मीटर जो है वो आपका रेजिस्टेंस मेजर करता है। सो द राइट आंसर, द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट हियर इज एमीटर, ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप अगर शंट रेजिस्टेंस लगाते हो तो वो एक एम मीटर बन जाता है, और जब आप उसके सीरीज में आप एक हाई वैल्यू Okay, so moving on to question number 38, the examiner is asking which of the following is a non-renewable source of energy, right? So हमें बताया कि non-renewable source of energy वो होते हैं कि जिनको हमें खुद रिन्यू करना पड़ता है, जो खुद replenish हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं। So coal is something के which we will use but it will be consumed. बाकी solar, wind, geothermal, energy from the tides, they are all the examples of renewable energy sources. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 39, एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज, पहले भी बता चुका हूँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट। और इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, द इलेक्ट्रिकल पावर कैन आइदर बी अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, और इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ द करंट इनटू द रेजिस्टेंस, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो दीज थ्री फॉर्मूलाज कैन हेल्प यू इन वेरियस CBT टेस्ट, राइट, अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आता है। So moving on to question number 40. Question number 40 में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है the magnetic field around a straight current carrying conductor is. Remember, एक straight current carrying conductor होगा तो उसकी जो magnetic field होगी वो in the form of circular paths होगी, ठीक है, मैं ब्लैक में ड्रॉ कर देता हूँ। So in the form of circular paths होगी। So the magnetic field around a straight current carrying conductor is always circular। ये आप सबको याद होगा, मैट्रिक में और ओ लेवल्स के अंदर एक ATP भी है जिसके अंदर आप एक वायर के इर्द गिर्द कार्डबोर्ड रखते हो और उसके पास डिफरेंट कंपसेस रख के उसमें से करंट की वैल्यू को चेंज करके देखते हो
कि सर्कुलर फील्ड की जो फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, तो वो फील्ड की डायरेक्शन जो है सर्कुलर आती है. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 41, एग्जामिनर आपसे पूछा है विच पार्टिकल इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. इलेक्ट्रॉन इज नॉट फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इट इज अराउंड द nucleus, it's revolving around the nucleus. Yes, proton is inside the nucleus, so the right answer here is proton is placed inside the nucleus. Okay, so the positron in some cases might be inside the nucleus or it might be outside the nucleus, but the proton, that is, it is always inside the nucleus. So the proton that is always inside the nucleus, so the right answer is proton. So what is the mass number of an atom with 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons? So we know that the mass number A is the sum of the atomic number Z plus the number of neutrons. So the atomic number Z is either the number of protons or it is the number of electrons. ठीक है, both are same in inside an atom and an atom is overall neutral. So Z, the atomic number, is either the number of protons or the number of electrons. You can take whatever you like because दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होती है. So here it has 6 protons plus 6 neutrons, so the mass number will be 12. So option B is the right choice. So moving on to the next question, the number of protons in the nucleus of an atom determines the number of protons. मैंने जैसे कि आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, it determines the atomic number of the atom, right? It also determines the number of electrons also determines the atomic number as well, because जितने protons होते हैं, ठीक है, number of protons or number of electrons, they are always equal. So number of protons and number of electrons are always equal, so they both are equal to the atomic number. Mass number मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया, sum of electrons and protons, sum of electron or protons with the number of neutrons. आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स के भी एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से सेम एटम के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने की वजह से उसके डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे हाइड्रोजन के 3 है, 1H1, 2H1 और 3H1. वाई? बिकॉज सॉरी इट्स 1. सो बिकॉज इन सब का अटोमिक नंबर तो 1 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक ही प्रोटॉन है, बट इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है. तो न्यूट्रॉन के चेंज होने से आपका आइसोटोप भी चेंज होता है. So now moving on to the question number 44. The examiner is asking which of the following radiation type is the most penetrating. तो बच्चों याद रखना है आपने कि gamma particles are the most penetrating radiations, right? मैं आपको थोड़ा सा इनको ओवरव्यू दे देता हूँ. अल्फा पार्टिकल्स हैव अ चार्ज ऑफ +2, बीटा पार्टिकल्स हैव अ चार्ज ऑफ -1, gamma particles have no charge. ठीक है, ये बात आपने याद रखनी कि दे हैव नो चार्ज ऑन देम, बट इनकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है इट इज़ द मोस्ट, और अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर इज लीस्ट, और बीटा पार्टिकल्स की इज इन बिटवीन अल्फा एंड गैमा पार्टिकल्स पेनिट्रेटिंग पावर होती है. तो मैंने आपको इनके चार्जेस का भी बता दिया, पेनिट्रेटिंग पावर्स का भी बता दिया, ताकि अगर पेपर में से रेलिवेंट क्वेश्चन आए तो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो what happens to the atomic number of an element when it undergoes beta decay. अच्छा देखो बीटा डिके होता क्या, अगर मैं आपको इन शॉर्ट लफ्जों में बताऊं ना, तो बीटा डिके इज अ प्रोसेस के जिसके अंदर आपका न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन, राइट? न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन. जब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, तो हमें पहले भी बताया है कि एटॉमिक नंबर जो है आइदर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जब आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर. सो very easy question, which particle has no charge? Question number 46. The right choice is neutron, because neutron has no charge. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. पॉजिट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिट्रॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है. ये एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है पॉजिट्रॉन जो है, बिकॉज इसका मैस और इसका साइज इलेक्ट्रॉन के जितना होता है, बट इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का होता है. इन न्यूक्लियर रिएक्टर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मॉडरेटर? अच्छा देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जब फिजन का रिएक्शन हो रहा होता है, तो जो सरप्लस पैदा होने वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. तो सॉरी, उनकी जो मूवमेंट होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. तो उनको स्लो डाउन करने के लिए आप मॉडरेटर को यूज़ करते हो. ठीक है, सो मॉडरेटर कैन बी हैवी वाटर. ठीक है, जो D2O है हमारे पास, जो हैवी वाटर है, इट इज़ यूज्ड एज अ मॉडरेटर. D2O जो हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप है, वो वाली हाइड्रोजन होती है. तो ये सिंपल वाटर से जो है सॉफ्ट वाटर नहीं कहेंगे, सिंपल वाटर से जो है वो डिफरेंट होता है. सो D2O इज हैवी वाटर बिकॉज इट्स अ वाटर विच हैज अ हाइड्रोजन 2 वाला आइसोटोप. ठीक है, एनीवेज,
So moderator is used to slow down the neutrons which are created inside the which are produced in a fission reaction, nuclear fission reaction. So which is the process which splits a nucleus into two or more smaller nuclei? So this process is known as fission. Fission के अंदर क्या होता है कि larger nuclei is split into two smaller nuclei plus 3 neutrons plus lots of energy. Whereas fission is its opposite. उसके अंदर आपके छोटे nuclei कंबाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई जो है वो बनाते हैं. अच्छा, पहले अभी समझाने के लिए मैं बता देता हूँ इसमें होता क्या है कि यूरेनियम के साथ आप न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हो और आपके पास बेरियम और क्रिप्टॉन प्रोड्यूस होता है, साथ में आपके पास 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं प्लस आपके पास जो है लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इन्हीं एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो हैं ये जो प्रोड्यूस हो गए 3 सरप्लस न्यूट्रॉन जो हैं ये फिजन चेन रिएक्शन जो है वो कैरी ऑन कर देते हैं. तो फिजन चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए आप जो है वो रॉड्स को यूज़ करते हो, कंट्रोल रॉड्स को यूज़ करते हो. ठीक है, बेरियम के बने हुए होते हैं, इस तरीके के मेटल से बने हुए होते हैं जो कि सरप्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं, को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. और मॉडरेटर्स जो हैं इन्हीं न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ होता है. तो ये थोड़ा सा बता दें क्योंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो आता होता है और शायद आगे भी होगा. अच्छा, आज के टेस्ट में जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना वो मोर और लेस उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बेरिया का ही है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये लगता है कि बीइंग अ टीचर आई थिंक कि जो बेरिया का फिजिक्स है वो शायद इससे के लेवल का ही है या इससे इजी भी इवन होता है. तो ये फिर भी थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि मैंने मीडियोकर टू इजी स्टफ करवाया है. अच्छा, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49 विच द फॉलोइंग पार्टिकल्स इन एंटायर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन. पहले भी बता चुका हूँ कि पॉजिट्रॉन इज द एंटायर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इसका साइज, इसका मास इज इक्वल टू दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बट इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है. प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है बट उसका साइज और उसका मास जो है दैट इज नो वेयर नियर टू द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, पॉजिट्रॉन इज एन एंटायर इलेक्ट्रॉन, इसको आप एंटायर इलेक्ट्रॉन भी कहते हो. ठीक है, एंटायर पार्टिकल भी कहते हो. क्यों? साइज और मास इसका इलेक्ट्रॉन के के जितना है बट चार्ज पॉजिटिव है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंट्रोल रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर. पहले भी बताया जब मैंने फिजन को एक्सप्लेन किया है. उसके अंदर आपके पास क्या है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कंट्रोल रॉड इज टू एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन्स. सो बेसिकली बाय एब्जॉर्बिंग दीज न्यूट्रॉन्स यू आर कंट्रोलिंग योर fission reaction, right? So this was all about Beria's फिजिक्स का जो पोर्शन है जो कि आपके AICS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके अंदर जो है के एग्जाम के अंदर जो है ये पूछे जाते हैं. तो कुछ क्वेश्चन जो थे इसके अंदर मैंने प्रीवियस पेपर्स में से जो स्टूडेंट्स हैं मैं बताया वो कंपाइल किए थे, कुछ उसी के लेवल के कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे ऐड किए हुए. आई एम होपफुल दैट टुडेज लेक्चर वुड हैव बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल to subscribe my channel and follow us for more such detailed knowledgeable videos. Thank you so much.